क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है, बी पार्ट में यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दे रखा है, फिगर बी में ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है, नीचे नेगेटिव टर्मिनल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दे रखा है। और साथ में वो बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक प्रोटॉन है, तो प्लस ई लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन फॉल करता है और प्रोटॉन फॉल करता है। तो प्रोटॉन जब फॉल करेगा तो सीधी सी बात है कि प्रोटॉन इस पॉजिटिव वाले को रिपेल करते हुए नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। तो इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल हम निकाल चुके थे, प्रोटॉन का हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा कि हमारे पास क्या क्या है। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, उसका जो चार्ज है उसकी वैल्यू यही होती है ना, क्यू। क्यू हो जाता है स्मॉल ई के बराबर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बस उन्होंने रिवर्स करने के लिए बोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए बोला है। वो बोल रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो मैग्नीट्यूड कितना दे रखा था, 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। उसके अलावा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है, दैट विल बी ऑल्सो द सेम, 1.5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब जो मास होता है प्रोटॉन का वो बताएंगे। 6.1 तो इलेक्ट्रॉन का है 1.67 इंटू -27 kg। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया था, तो वही फंडा यहाँ पर है कि एक प्रोटॉन फॉल करता है, प्रोटॉन गिरता है। तो जब वो गिरता है तो इसका मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब हम यहाँ पर ये कहेंगे 0 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई। एस कितना होगा, जो डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ऐसा हो गया हमारे पास। फिर टाइम ऑफ फॉल हमको कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन मुझे अभी नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन किस तरीके से निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि फोर्स निकालने के दो तरीके हैं, एक है ma और एक है q इंटू ई। क्यू इंटू ई करते हैं तो भी फोर्स निकल जाता है। तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, क्यू ई अपॉन एम करके। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर सीधा सीधा लिख दीजिए, क्यू ई अपॉन एम। हमें क्यू की वैल्यू भी पता है, कैपिटल ई की वैल्यू भी पता है, और स्मॉल एम की वैल्यू भी पता है, वो हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यू है, एस है, टी है और ए है। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि ये करने के बाद में फिर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, सभी के स्कूल्स में अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, पहले ही चल रहा होगा। ठीक है, कहाँ तक पहुँचे, हमारे तो थर्ड चल रहा होगा। अब शुरू करवाएंगे, कौन सा थर्ड शुरू करवाएंगे, थर्ड शुरू करवाएंगे। 5 या 6 तारीख, हाँ 5 या 6 तारीख को शुरू अच्छा करेंगे। अच्छा, ठीक है। बाकी सब जगह फर्स्ट ही चल रहा है ना अभी। अभी तो 3 तारीख से शुरुआत। 3 नहीं सर 6। अच्छा, और डेट हो गया, 3 दिन और डेट क्यों कर दिया। बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, अभी NCERT के अलावा ना कोई और रिफ्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, पता है ना। अच्छा अच्छा, तो 1 मिनट रुक जाओ, फिर जितना भी करवाया है ये देख लो जरा। 1 मिनट, आप ही लोगों के लिए एक खबर है, वो पढ़कर बताता हूँ जरा। अच्छा ये है, आज ही का पेपर है, मैं सुबह पढ़ रहा था, मैंने नजर गई उसको।
आपने ना 2020 में जब कोरोना टाइम चल रहा था तब आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर भी बड़ी एक न्यूज़ चली थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारे मतलब सिलेबस में काफ़ी सारे चेंजेस होने थे। पेज नंबर 9। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए ना डेडलाइन जो दे रखी थी, वो डेडलाइन दे रखी थी इन्होंने 2025 से पहले पहले करना है। अब कहीं ना कहीं से कुछ लीक हुई होगी खबर, तो कुछ बड़े बड़े पब्लिशर्स जैसे कि एस चांद है, इनफैक्ट अरिहंत भी है, तो उनकी ना अभी से मार्केट पे बुक्स आ गई हैं। आपने ये देखा होगा कि लास्ट ईयर तक भी, जैसे आप जब आप 11th क्लास में थे तब आपने देखा होगा कि टीचर आपको बता देते थे कि ये चीज़ सिलेबस में है, ये चीज़ सिलेबस में नहीं है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार फ्रेश बुक्स आ गई हैं एनसीईआरटी की, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी की बुक आने से पहले, एनसीईआरटी की बुक्स आने से पहले ही मार्केट में रिफ्रेशर्स आ चुकी हैं। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी ने अभी तक एनसीईआरटी ने ये नहीं कहा है कि नया सिलेबस क्या होगा। रैशनलाइज सिलेबस लास्ट ईयर भी अप्रैल में आया था और उससे पिछले साल भी अप्रैल में आया था। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, ये सीबीएसई के लिए ही है। मैं आज पेपर पढ़ रहा था, मेरा ध्यान गया, जब पाठ्यक्रम ही नहीं तैयार हुआ तो एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी के तहत कैसे आ गई नई किताबें, ठीक है। तो ये खबर है, ये आप ही लोगों के लिए। इसमें लिखा हुआ है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का काम अभी चल ही रहा है। लेकिन इसी बीच कई निजी प्रकाशक मतलब प्राइवेट पब्लिशर्स ने स्कूलों के लिए एनईपी के तहत नई किताबें बाजार में उतार दी हैं, जो पहले से प्रचलित किताबों के मुकाबले ज़्यादा कीमत में बेची भी जा रही हैं। फिलहाल इसकी शिकायत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय सक्रिय हो गया है। शिक्षा मंत्रालय मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसने एनसीईआरटी को इस मामले की जांच करने और ऐसे प्रकाशकों मतलब पब्लिशर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ऑर्डर दे दिया है। आगे सुनिए, शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि जब एनईपी के तहत स्कूलों का नया पाठ्यक्रम तैयार ही नहीं किया गया है तो निजी प्रकाशकों ने कैसे एनईपी के तहत किताबों का प्रकाशन कर दिया। तो जो जांच के आदेश हुए हैं ना, वो जांच के आदेश ये हैं कि एक्चुअली जो सिलेबस है वो तो तैयार हो चुका है, ठीक है, वो सिलेबस अंदर से ही कुछ पैसे वैसे लेकर लीक करा गया है, ताकि एनसीईआरटी से पहले ही जो प्राइवेट पब्लिशर सबसे पहले बुक निकाल देगा कि भाई हमारी आ गई है एनईपी वाली, नई एजुकेशन पॉलिसी वाली हमारी बुक आ गई है। जैसे कल मैंने देखा बड़ा गोला लगा रखा था लखमीर सिंह की 10th क्लास की बुक आ गई है एनईपी, उनके पास कैसे पहुंच गई इन्फॉर्मेशन पहले, और वो एनईपी का ठप्पा भी लगाकर बेच रहे हैं, प्रॉपरली लिखा हुआ है उस पर, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो। मैंने तो कल ही देखी है नई बुक। तो अब अंदर के जो ऑफिशियल्स हैं उनको पकड़ा जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि सिलेबस में कुछ और चेंजेस हो जाए। तो अब ये लिखा हुआ है, वैसे भी कोई भी प्रकाशक यह दावा तो बिल्कुल नहीं कर सकता कि उसने एनईपी के तहत किताबें तैयार की हैं। मंत्रालय के अनुसार कोई प्रकाशक क्या छाप रहा है ये उसका खुद का अधिकार है, लेकिन मैं एनईपी नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसीलिए निजी प्रकाशकों की ओर से ये किताबें स्कूलों में सभी स्तर पर लाई जाएंगी, जो कि अभी पूरी तरीके से अवैध माना जा रहा है। तो साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसलिए भाई अभी मत खरीद लेना कोई बुक, ठीक है, क्योंकि वो बुक्स जो है ना, कोई भी बुक 1200-1300 से कम की नहीं आएगी, तो बुक भी महंगी आएंगी काफ़ी। इसको रख दो, ये रही पूरी खबर, ये ठीक है, इसको रख दो इधर। तो अभी मत खरीदना। हाँ, इतना ज़रूर है कि जल्दी ही जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर सिलेबस आ जाएगा, और जो सिलेबस है उसमें अगर कुछ नहीं चेंज हुआ तो वो वही वाला करके दे देंगे। लेकिन अभी 2022 और 23 वाला लिखा हुआ है वहाँ पर, 23-24 वाला सिलेबस नहीं आया, ठीक है। तो भाई अभी मत पैसे बर्बाद कर देना, ध्यान रखना। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं इसमें। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S जो है वो ये हो गया। यहाँ पर आप पहले ऐसे लिख लो, S इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए की जगह वैल्यू डाल दीजिए QE अपॉन M इंटू टी स्क्वायर। तो 0 इंटू टी तो 0 हो गया। तो S इज इक्वल टू QE अपॉन 2M इंटू टी स्क्वायर। इसको इधर ले जाइए तो 2MS इज इक्वल टू QE टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2MS अपॉन QE टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू M। M कितना है इसका मास 1.67 इंटू 10 की पावर -27
मल्टीप्लाइड बाई एस कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन क्यू ई, क्यू कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 मल्टीप्लाइड बाई ई, ई कितना है 2 इंटू 10 की पावर 4। अच्छा, इसमें रिजल्ट जो है वो अप्रोक्सीमेट आ सकता है, तो ये जो 1.6 है और ये 1.67 है काट देते हैं इसको, है ना, लगभग लगभग सेम है। और इसी तरीके से ये जो 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -27 -2, फिर ये -19 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 19 प्लस 4 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 इंटू -27 -2 -29 और -4 -33 -33 प्लस 19 कितना हो जाएगा 40 माइनस का 40, तो 10 की पावर माइनस का 40। ठीक है, अब जब टी स्क्वायर लेना होगा तो सिर्फ 1.5 का स्क्वायर रूट आपको लेना है। 1.5 का स्क्वायर रूट कैसे होगा 1.5, हमेशा डेसिमल से पहले वाली जो डिजिट्स होती हैं उनका हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हुए दो दो का ग्रुप बनाते हैं। इधर तो एक ही नंबर है तो दो का ग्रुप मैं बना नहीं पाऊंगा, ये हो गया। और डेसिमल के बाद वाली मैं लेफ्ट से राइट की तरफ चलता हूँ और दो दो का ग्रुप बनाता हूँ, तो 5000। जब भी पॉइंट वाला हो तो 2 डेसिमल प्लेस तक करो, आगे तक जाने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। अब 1 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर या 1 के जस्ट बराबर परफेक्ट स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम क्या लिखेंगे 1 1 जा 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। अब ऊपर से 50 कॉपी कर लिया, ये 50 आ गया। ठीक है, 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 1 आया था, अब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा 2। अब 2 के आगे क्या लगाएं, 2 के आगे क्या लगाएं, 2 के आगे आप ये देख लीजिए कि 2 के आगे अगर मैंने 1 लगाया तो 21 हो गया, 21 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, छोटा है। फिर 2 के आगे 2 लगा कर देखो तो 22 बन गया, अब इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 44, ये ठीक लग रहा है, तो 2 हो गया, तो और इधर 2 लगा दिया, तो 22 में 2 को मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 44। 50 माइनस 44 इज 6, फिर 2 0 नीचे कॉपी करे 600 हो गया। 22 में 2 को मल्टीप्लाई करा था तो 44 आया, अब 22 में 2 को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 24। 24 के आगे क्या करेंगे 1 लगाएंगे तो 241 बन गया, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 241 आ जाएगा, काफ़ी छोटा है, 2 लगा दो तो ये कितना हो जाएगा 484। ठीक है, अगर 3 लगाऊंगा तो 600 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो 2 तक ही जाना ठीक है। तो 24 के आगे 2 लगाया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 484। अब आगे कुछ भी आता रहे, छोड़ो उसको। तो हम इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप ये देखिए t इज इक्वल टू क्या आ गया 1.22, और 10 की पावर -14 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो -7, है ना, इतना सेकंड्स। तो आप आंसर देखेंगे, आंसर में दे रखा है 1.25 इंटू 10 की पावर -7 सेकंड, तो थोड़ा बहुत पॉइंट का वेरिएशन चलता है, इतना अप्रोक्सीमेशन हम लेकर चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, तो पॉइंट चार्ज अगर हमको दे रखा है तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब ना एक चीज़ होती है, जैसे मतलब एक ना कन्वेंशनल करंट होता है, तो कन्वेंशनल करंट में ये मानकर चला जाता है कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, तो कन्वेंशन का मतलब क्या है कि जब कभी इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी तब ये चीज़ मान ली गई
तब ये चीज़ मान ली गई कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही हिसाब है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर, कभी भी हमसे ये कह दिया जाएगा कि 2, 3, 4, 5 या 10 चार्जेस रखे हुए हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 चार्जेस रखे हुए हैं और एक चार्ज यहाँ पर है, और हमसे ये कह दिया जाए कि आप इस वाले पॉइंट पर, पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा। तो कन्वेंशनली हम ये मानकर चलते हैं, कन्वेंशनली मतलब ये नियम चला आ रहा है, दस्तूर चला आ रहा है न जाने कब से, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जब यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँगा प्लस Q0 रखूँगा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें ये मानकर चलना है कि जब भी मैं कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो हम ये मानेंगे कि एक हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे और देखेंगे कि उस पर क्या असर आ रहा है, ये देखेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में हमने एक चार्ज ले लिया जो कि गिवन है, तो ऐसे ले लिया हमने इधर Q, इसको हमने बोल दिया सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, और यहाँ से कुछ दूरी पर हमने एक ले लिया Q0, Q0 को हम ये बोलेंगे पॉइंट चार्ज बोल दो या फील्ड चार्ज बोल दो, पॉइंट और फील्ड चार्ज होता है एक्चुअली टेस्टिंग के लिए है, तो कई जगह हम इसको टेस्ट चार्ज भी बोल देते हैं। तो पॉइंट चार्ज, फील्ड चार्ज, टेस्ट चार्ज एक ही बात है। अब हमने यहाँ से और यहाँ तक ये जो बीच का डिस्टेंस है इसको हमने r मान दिया। ठीक है, अच्छा अब डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर होता है तो r वेक्टर बोल दिया उसको। तो अब आप ये देखिएगा कि पेज नंबर 20 पर है बिल्कुल, तो सबसे नीचे लिखा हुआ है कंसिडर अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो हमने एक स्मॉल चार्ज सोर्स चार्ज ले लिया ओरिजिन पर, और यहाँ पर we wish to determine its electric field, we wish to determine its electric field at a point P at distance r from it. For this imagine a test charge Q0 placed at point P. तो point P पर हमने मान लिया कि एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज जैसे ही दिमाग में आए तो हम समझ जाएंगे कि वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। यहाँ पर भी हमने पॉजिटिव ही लिया है, तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब इसकी वजह से यहाँ पर टेस्ट चार्ज पर फोर्स क्या लग रही है, रिपल्सिव फोर्स लग रही है, तो उस F को मैंने ऐसे बोल दिया। तो हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑन चार्ज Q0 इज, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के हिसाब से ये जो फोर्स लग रही है इस पर F वेक्टर, ये क्या हो जाएगी 1/4πε0 क्या होता है Q1 Q2 अपॉन r²। तो अब Q1 तो है Q और Q2 क्या Q0, तो Q0 अपॉन r², और फिर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा r कैप, ये हो गया। अच्छा, तो अब अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब F वेक्टर अपॉन, मैं किस चार्ज पर निकाल रहा हूँ, Q0 पर निकाल रहा हूँ, F वेक्टर अपॉन Q0। तो अगर इस फोर्स को आप Q0 से डिवाइड कर देंगे तो Q0 से Q0 कट जाएगा, है ना, तो ये Q0 हट जाएगा बस यहाँ से। तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4πε0 Q अपॉन r² और r कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है r कैप, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझ गए हम लोग? ठीक है, चलिए जी, तो ये तो सिंपल सा है इसका। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं, इसी में इन्होंने नीचे ये लिख दिया द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, इस यूनिट वेक्टर को गायब कर दो बस यहाँ से, और यहाँ से एरो हटा दो। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r²। बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में बस ये ध्यान रखिएगा कि जो फोर्स है, जो आपने कूलम्स लॉ में जो फोर्स निकाला था इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी को चार्ज से डिवाइड कर देना है बस। जिस चार्ज पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, हम किस चार्ज पर निकालना चाहते हैं, इस पर निकालना चाहते हैं, तो हमको इसी से डिवाइड करना है। अगर कोई कहे कि नहीं इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमको फोर्स को क्यू से डिवाइड करना होगा, फिर न्यूमरेटर में क्यू नॉट रह जाएगा। समझ गए? समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी था एक पॉइंट चार्ज की वजह से, और अब है ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, मतलब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं। तो जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको ये वाला टॉपिक करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल कूलम्स लॉ जैसा ही है। ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस हम कूलम्स लॉ भी निकाल चुके थे, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। डायग्राम भी ऑलमोस्ट सेम ही है। देखिएगा, जो थ्योरेटिकल पोर्शन मेंशन्ड है उसमें क्या है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस q1 q2 q3 टिल qn। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, तो हमने कंसीडर करे कुछ चार्जेस कितने n, उनकी वैल्यूज क्या होगी q1 q2 q3 टिल qn। ठीक है, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, इनके पोजीशन वेक्टर्स हमने क्या कंसीडर करे, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, ऐसे करते करते टिल rn वेक्टर। ये इनके हमने पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर करें। वी विश टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P whose पोजीशन वेक्टर इज r वेक्टर। अब मैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पर भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कैलकुलेट करना चाहता था। अब हमारे पास एक चार्ज ना होकर बहुत सारे चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं। तो क्या करेंगे, इधर आप y एक्सिस ले लीजिए, इधर x एक्सिस ले लिया, x एक्सिस y एक्सिस, इधर मैंने ले लिया ओरिजिन, और चार्ज q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, हमने चार्ज q1 यहाँ पर बना दिया q1, और इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ये कितना है इसका पोजीशन वेक्टर, r1 वेक्टर, तो लिख दीजिए यहाँ r1 वेक्टर। फिर मैंने कहा कि अब जो दूसरा चार्ज है q2, उसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, तो q2 मैंने यहाँ पर बना लिया, और q2 को ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से ज्वाइन करना पड़ेगा उसको। तो q2 को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया ऐसे, इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर। ठीक है, सेम प्रोसीजर है जैसे कूलम्स लॉ में करा था। अब हमने कहा कि यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर पॉइंट P है, और मैं इस पॉइंट P पर इन दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे कि अब ऐसा मानो कि जैसे एक चार्ज q1 है, और इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, हम ये मान लेते हैं कि उस पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है q0। जैसे मैं पॉइंट P पर निकालना चाहता था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने मान लिया कि वहाँ एक टेस्ट चार्ज q0 रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मान लिया कि q0 रखा हुआ है, q0 रखा हुआ है। तो अब इससे इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, q1 से P की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमने इस वेक्टर का नाम दे दिया r1 P वेक्टर। सिमिलरली अब इसकी वजह से इस पर निकालेंगे, तो q2 से P को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो q2 से P की तरफ जा रहे हैं, तो इसका नाम हमने दे दिया r2 P वेक्टर। यहाँ तक समझ गए? समझ गए सर? फिर डिस्टेंस तो q2 से p वाले लेंगे ना? हाँ, q2 से P वाला डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, जब इसकी वजह से निकालेंगे फोर्स, तो q1 से P वाला डिस्टेंस लेंगे। ठीक, ऐसा। तो अब हम ये कहेंगे कि इनकी वजह से हम जो ये पॉइंट P है, पॉइंट P का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसे निकलेगा, ऐसे ज्वाइन कर दिया, और इसको आपने बोल दिया r वेक्टर, इसको r वेक्टर बोल दिया। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे,
इसके बाद हम ये कहेंगे कि ये Q1 है और Q1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने कहा कि जब हम टेस्ट चार्ज लेते हैं तो कन्वेंशनली हम उसको पॉजिटिव ही लेकर चलते हैं, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये, अच्छा जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इसको मैंने इवन वेक्टर बोल दिया क्योंकि ये चार्ज 1 की वजह से है, तो इसको इवन वेक्टर बोल दिया। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इसको हमने E2 वेक्टर बोल दिया। ठीक है, अब इवन वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों का रिजल्टेंट किस तरह से निकालेंगे कि E2 से E1 के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो और E1 से E2 के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, पैरेललोग्राम बन गया। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको इनके स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर ये बन गया। ठीक है, ये तो इसका डायग्राम है। तो अगर आपके पास आता है ना जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, तो आपको n पॉइंट चार्जेस नहीं बनाने, आपको 2 पॉइंट चार्जेस ही बनाने हैं और उसके बाद आप n तक ऐड करके उसको दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे वो देखिएगा। हम ये कहेंगे कि मैं ये जानता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक, तो अगर मैं E1 वेक्टर निकालूंगा, E1 वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा F1 वेक्टर अपॉन Q0 वेक्टर अपॉन Q0। तो सीधा सीधा है, हमने ये देखा था कि यहाँ पर Q0 जो है वो कट जाएगा। भाई Q0 शुरुआत में फोर्स में आया और जब डिवाइड करेंगे उसको Q0 से, तो इसका मतलब Q0 आएगा ही नहीं, Q0 कट जाएगा। तो E1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, आप फोर्स सोचिए, फोर्स क्या होगा, F1 फोर्स Q1 और Q0 के बीच का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन डिस्टेंस कितना है R1P का स्क्वायर, और अगर इसका यूनिट वेक्टर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा R1P कैप। यहाँ तक समझ गए। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में Q0 होना है, तो वो इससे काट देगा, तो इसलिए मैं Q0 नहीं लिखूंगा, सिर्फ फोर्स लिख देना है और फिर जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसके चार्ज को बैक कर, समझ गए। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्लियर है। अब इसी तरीके से जैसे ये E1 है, इसी तरीके से हमारा E2 क्या आ जाएगा, E2 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर अपॉन Q0। तो F2 वेक्टर बताइए क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन R2P स्क्वायर, और 2 से P तक जाने वाला यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा R2P कैप। Q0 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये Q0 हटा दो। ठीक है, तो Q0 कहीं पर भी नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में Q0 नहीं आएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया E2। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, EN वेक्टर क्या हो जाएगा FN वेक्टर अपॉन Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन RNP स्क्वायर इनटू RNP कैप। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि हमने अलग अलग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, फाइनली सबको ऐड कर डालो। ठीक है, तो E वेक्टर क्या हो जाएगा बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट 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 चल EN वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर इंटू R1P कैप प्लस E2 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर इंटू R2P कैप प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन RNP का स्क्वायर इंटू RNP कैप। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी में कॉमन आ रहा है, बाकी कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया जा सकता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा
Q1 upon R1P square into R1P cap plus Q2 upon R2P square into R2P cap plus dot dot dot. एक मिनट, हेलो, नमस्ते जी। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट वेट करिए, कोई मिलने आया है। हाँ जी। सर इस वाले एक्सप्रेशन में क्यू नॉट तो नहीं है? हाँ, क्यू नॉट कहीं नहीं है। तो क्यू नॉट की कोई फील्ड नहीं होती है? नहीं, क्यू नॉट पर ही फील्ड लगेगा। मतलब क्यू नॉट हमने क्या करा ना, यहाँ पर टेस्ट चार्ज ले लिया। टेस्ट चार्ज ना सिर्फ उस चीज़ के लिए होता है, जैसे मान लीजिए किसी वायर में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है,
तो उसमें आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन आता है, पॉकेट से एक ना पेन जैसी चीज़ निकालता है और फिर उसको उसमें लगा कर देखता है, वो एलईडी जल जाती है उसकी, उसको ना टेस्टर बोलते हैं। तो वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए होता है कि इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, और अगर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। वो डायरेक्शन कैसे पता चलती है कि हम इस टेस्ट चार्ज को, नियम है ऐसा, कन्वेंशन है, हम इसको पॉजिटिव मानकर चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टेस्ट चार्ज का कहीं कोई रोल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? कोई फील्ड नहीं होती होगी। नहीं, फील्ड तो है ना बेटा। देखो जैसे ये Q1 है, तो Q1 से यहाँ तक इस पॉइंट पर फील्ड है और वो फील्ड की वैल्यू इतनी है। अच्छा, वो फील्ड क्या है? वो फील्ड है क्या चीज़ बेसिकली? जैसे फोर्स है, फोर्स का तो मुझे पता है कि आइदर इट इज अ पुश और अ पुल। फोर्स तो ये होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इंटेंसिटी, पूरा नाम है इसका, हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि कितनी इंटेंसिटी के साथ ये इसको पुश कर रहा है या कितनी इंटेंसिटी के साथ पुल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक जो है पेडेस्टल फैन रखा हुआ है, तो वो पेडेस्टल फैन जो है आपको पुश कर रहा है ना, हवा आपके पास लग रही है, आपको पुश कर रहा है। इतनी इंटेंसिटी तो नहीं है कि आप उड़कर दूर जाकर गिर जाओ, ऐसा तो नहीं है, पर वो पुश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी, आपने सुना है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पूरे एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, क्योंकि हम अब वाईफाई वाले ज़माने में जी रहे हैं, तो पूरे एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पूरे एटमॉस्फेयर में मैग्नेटिक फील्ड भी है। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोग कहते भी हैं कि कैंसर का खतरा इससे बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि ह्यूमन बॉडी रेसिस्टेंस डेवलप कर रही है। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, ऐसी कुछ फिल्में भी आई हैं, उसमें भी दिखाया गया है। तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह है। हम ये नहीं कह सकते कि टेस्ट चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह, उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, समझ गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बस एक असर है कि कितनी इंटेंसिटी के साथ पुल करा जा रहा है या कितनी इंटेंसिटी के साथ पुश करा जा रहा है। अब एग्जैक्टली अगर वो वैल्यू ही निकालनी है कि नहीं भाई फोर्स निकालो आप एग्जैक्ट, तो फिर वो क्या होगा, फिर वहाँ पर Q0 की वैल्यू, Q0 उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कूलम्स लॉ से निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितना असर आ रहा है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है? मतलब कंपैरेटिवली कम होगी। कम होगा, कम होगा, सीधी सी बात है। जब आपने इसमें Q0 से डिवाइड कर दिया फोर्स को, तो वो कम होगा, है ना। अब आप ये देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये इधर मैं बोल दूंगा इसको Q1 अपॉन R⁻⁴ और R⁻⁴ ब्रैकेट क्लोज, और फिर अब एक चीज देख लो इसमें कि यहाँ से तो आपको ये समझ में आ गया 1/4πε0 कॉमन आ गया। तो Q1 R1P, Q2 R2P, Q1 RNP, यहाँ पर R1P क्या है, R2P क्या है, RNP क्या है, ये आ रहा है। तो 1 फिर 2 फिर ऐसे ही करते करते n, तो आप समेशन का साइन लगा सकते हैं यहाँ पर 1/4πε0 समेशन i इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, i इज इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to n, और फिर ये हो जाएगा qi अपॉन r i p स्क्वायर इंटू r i p कैप, ठीक है। तो ई वेक्टर की एक वैल्यू तो ये आ गई, ठीक। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि वेक्टर्स की फॉर्म में आप बताइए, पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में बताइए, तो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में क्या होगा कि ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n qi अपॉन r⁻⁴। r⁻⁻ के आपको क्या लिखोगे आप, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो इसको क्या लिखेंगे, r⁻⁻ वेक्टर अपॉन r⁻⁻, r⁻⁻ मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, 1/4πε0 सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n qi अपॉन
आर आई पी क्यूब और ये हो गया आर आई पी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आर आई पी निकला है इसको मैं किस तरीके से बोल सकता हूँ, जैसे मान लीजिए ये आर वन पी है, ये आर टू पी है, तो आर वन पी कैसे निकाला जा सकता है, हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जानते हैं। तो ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के, जैसे ट्राइंगल लॉ ये होता है कि अगर इधर ए वेक्टर है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ऐसे लिखा होगा कहाँ से यहाँ तक, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये वाला जो वेक्टर है ये है सी वेक्टर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने का एक रास्ता क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और एक रास्ता ये सीधा सी वेक्टर है। तो हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सी वेक्टर के इक्वल बोल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ओरिजिन से इस पॉइंट तक जाने का एक रास्ता क्या है, आर वन वैक्टर प्लस आर वन पी वैक्टर, ठीक है। तो आर वन वैक्टर प्लस आर वन पी वैक्टर, ठीक। और एक रास्ता ये सीधा है, ये सीधा रास्ता क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। मुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे तो आर वन पी वैक्टर निकालना है, आर वन पी वैक्टर निकालना है। तो आर वन पी वैक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, समझ गए। तो इसी तरीके से जब आर टू पी वेक्टर निकालेंगे, आर टू पी वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, ये हो जाएगा। तो वही काम आपको यहाँ पर करना, जैसे ये आर आई पी का क्यूब है, जैसे पहले तो ये देखिए आर आई पी का वेक्टर, तो इसको क्या लिखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to m, ये हो जाएगा क्यू आई अपॉन आर आई पी का क्यूब। इसको भी रोको जरा, बताता हूँ क्या है। पहले आर आई पी का वेक्टर देखिए, आर वन पी का वेक्टर क्या था, आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, तो आर आई पी का वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। इसको तो डालो ब्रैकेट में, यहाँ तक समझ गए भाई। आर वन पी वेक्टर क्या था, आर वेक्टर माइनस आर वन आर एन वेक्टर, तो अब आर आई पी वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, बस ये हो गया। इसी तरह से अब ये इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब है, तो क्या करना है, आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, खत्म। ये आपका हो गया इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। तो n पॉइंट चार्जेस के लिए आएगा, लेकिन आपको डायग्राम 2 पॉइंट चार्जेस का ही बनाकर दिखाना है, ठीक है। n वाला भी दे रखा है पर ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। 3 नंबर का आएगा तो उसमें इतना लंबा चौड़ा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, फिर एक क्वेश्चन है पेज नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन देखिएगा 2 पॉइंट चार्जेस, इसका आंसर जो है ना, अभी आंसर जो दे रखा है आप नोट्स में देखिए, आंसर में लिखा हुआ है एट 4/3 मीटर टू द राइट ऑफ 4 माइक्रोकूलम चार्ज। ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4 माइक्रोकूलम एंड प्लस 1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास, एक है प्लस 4 माइक्रोकूलम का और एक है प्लस 1 माइक्रोकूलम का। मैं इधर कर रहा हूँ, तो 2 पॉइंट चार्जेस हमको दे रखे हैं, एक है प्लस 4 माइक्रोकूलम, इसको पॉइंट ए बोल दो, इसको पॉइंट बी बोल दो, प्लस 4 माइक्रोकूलम और प्लस 1 माइक्रोकूलम। तो ये 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास हैं। अच्छा, आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। अब फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज 0। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, मेरे को इस पर कोई एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाना चाहिए। तो हमने ये कहा कि let the point on which
the net electric field is 0 Bp, which is at distance x from A. वो A से x डिस्टेंस पर है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया पॉइंट P, और इसको मैंने मान लिया ये A से कितने डिस्टेंस पर है, x पर, x मीटर। जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना बचेगा, -x मीटर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मेरे को ये निकालना है दैट द पॉइंट ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 Bp व्हिच इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम A। तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मैं वहाँ पर कौन सा चार्ज मानूंगा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये भी पॉजिटिव दे रखा है, ये भी पॉजिटिव दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लिया तो ये जो +4 है ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी कि फोर्स ऐसे लग जाएगी EA, फोर्स नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं इस बार, तो EA वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो EB वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ गए? ठीक, तो हम ये कहेंगे फॉर the net electric field at point P to be 0, ये EA और ये EB ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, तो हम ये कहेंगे EA is equal to EB। अब EA क्या है, EA हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट +4, तो 4 को क्या लिखेंगे, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6, बिल्कुल सही। 4 × 10 की पावर -6 अपॉन जो डिस्टेंस है वो कितना है, x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, Q नॉट हमें लेना ही नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स 0 नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो Q नॉट नहीं लेना है। और नेट फोर्स 0 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी Q नॉट मल्टीप्लाई होता, उधर भी Q नॉट मल्टीप्लाई होता, Q नॉट से Q नॉट कट जाते हैं। ठीक है, अच्छा इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 into 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितना है, 2 - x, तो 2 - x का होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा करके 10 की पावर -6 10 की पावर -6 ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देखिएगा हमारे पास क्या बचता है, 4/x² इज इक्वल टू 1/2 - x का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये हो जाएगा x² × 1 यानी कि x² 4 × 2 - x का होल स्क्वायर, ये हो गया। चलिए, तो अब ये हो गया हमारे पास x² इज इक्वल टू 4 × 2 - x का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a² + b² - 2ab, 2 का स्क्वायर 4 + x² - 4x 16 + 4x² - 16x, सब कुछ इस तरफ ले आइए, x² - 4x² + 16x - 16 इज इक्वल टू 0, तो x² - 4x² इज इक्वल टू -3x² + 16x - 16। अब हमें ये नेगेटिव वाला टर्म तो अच्छा लगता नहीं है कि x² के साथ नेगेटिव वाला टर्म आए, तो -1 कॉमन ले लिया, 3x² - 16x + 16
इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 इंटू 16 क्या हो जाएगा 48, ये हो गया 48। अब बताना इसकी मिड स्प्लिटिंग कैसे होगी। 12 4 जा 48, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x, माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 12 इंटू माइनस 4 प्लस का 48। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x, इधर से 3x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 4, इधर से माइनस 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं 4 मीटर और 4/3 मीटर, 4/3 मीटर अप्रॉक्सीमेटली 1.33 मीटर हो गए, 1.33 मीटर होगा। अब देखिएगा कि एक तो कंसेप्ट ये कहता है कि उन्होंने बोला ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो x इज इक्वल टू 4 मीटर, क्योंकि दोनों जो चार्जेस हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही 2 मीटर है, तो वो 4 मीटर वो लाइन से बाहर चला जाएगा, है ना। तो कुछ बच्चे ऐसा लिख कर आ जाएंगे, वो गलत है, वो मत लिखना आप। x इज इक्वल टू 4 मीटर भी हो सकता है सही आंसर, ठीक है। और x इज इक्वल टू 1.33 मीटर यानी कि 4/3 मीटर, करेक्ट आंसर तो यही है। ये क्यों नहीं है वो बताता हूँ, एक लाइन लिखेंगे कि एट x इज इक्वल टू 4 मीटर, ये लिखिएगा क्योंकि नोट्स में क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ लिखिएगा एट x इज इक्वल टू 4 मीटर द डायरेक्शन of electric fields due to +4 microcoulomb and +1 microcoulomb are both in the are same. The direction of electric fields due to +4 microcoulomb and 1 microcoulomb are same. Full stop. So net electric field can't be 0. शायद समझ गए होंगे बात आप। ये हमारे assumption पर डिपेंड करता है कि हमने x कहाँ से लिया है। तो हमने जो x लिया है वो कहाँ से लिया, लेट द पॉइंट ऑन विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 p which is a distance x from a। तो हमने कहाँ से लिया है, वो a से लिया है x डिस्टेंस। तो a से जब मैं x डिस्टेंस अगर मान लीजिए मैंने 4 मीटर ले लिया, तो 4 मीटर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस ही होगा। भाई वो लाइन है, तो लाइन जो है वो लाइन प्रोड्यूस भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उसी लाइन पर 4 मीटर आगे हो सकता है। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पर है, ठीक है। मैं बहुत आगे इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो ना वीडियो से बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ दिखाया है। कभी ये लगे कि अच्छा 2 मीटर इतना, 4 मीटर बस यहीं तक, ठीक है। तो हमने पॉइंट पी यहाँ पर ले लिया, ठीक। तो अगर पॉइंट पी यहाँ पर है, तो ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है, ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ये भी इसको रिपेल करेगा, ठीक है। ई बी ये भी इस डायरेक्शन में, और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी इसको रिपेल करेगा, यानी ये दोनों ही चार्जेस सेम डायरेक्शन में। और जब दोनों चार्जेस सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो दे विल एड अप, ठीक है। और जब एड अप हो जाएंगे तो एड अप होकर वो जीरो नहीं बना सकते। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए एक चार्ज इधर, मतलब एक का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो। वो सिर्फ यहीं पर पॉसिबल है जब इन दोनों के बीच में वो पॉइंट लाई करे। समझ गए मेरी बात। तो इसी वजह से देयरफॉर x is equal to 4/3 meter is the करेक्ट ऑप्शन। तो यही इसका आंसर है कि 4/3 मीटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 of 10 की पावर -8 कूलम एंड -10 की पावर -8 कूलम रिस्पेक्टिवली
are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A, B and C. आप करोगे क्या ट्राई इसको? ऐसे तो ट्राई नहीं करोगे जैसे पिछली बार करा था ट्राई, कि करा ही नहीं। इसको ट्राई करके देखना, मैं करवाता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में अगर दिक्कत हो, ठीक है? या हिंट दूँ थोड़ा सा, थोड़ा हिंट दूँ? देखिए ये ऐसा होगा कि इसमें ना फिगर दे रखी है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर दे रखी है और इन्होंने एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक जगह इस पॉइंट पर रखा है +10⁻⁻8 कूलम का चार्ज, इधर रखा है -10⁻⁻8 कूलम का चार्ज, ठीक है? अब इन्होंने 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो यहाँ पर है पॉइंट A, एक यहाँ पर है पॉइंट B और एक पॉइंट यहाँ पर है C, ठीक है? ये इन्होंने ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और वो बोल रहे हैं कि इन तीनों पॉइंट्स पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, डिस्टेंसेस दे रखे हैं, कैसे कैसे? अच्छा, इस पॉइंट का कोई नाम नहीं दिया, इस पॉइंट का कोई नाम नहीं दिया, आप चाहो तो इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ये B है, ये A है, मुझे B पर, A पर और C पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो B और P इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 0.05 मीटर। सिमिलरली P और A के बीच का डिस्टेंस भी 0.05 मीटर और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 0.05 मीटर, ये दे रखा है। अच्छा, और ये जो डिस्टेंस है 0.1 मीटर इधर भी, 0.1 मीटर इधर भी, ठीक है? तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि 0.05 और 0.05 0.1 हो गया, ये भी 0.1, ये भी 0.1, तो उन्होंने बोला नहीं है लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है? तो ज़रूरत पड़ी एंगल की तो मैं एंगल भी देख लूँगा। तो अगर मेरे को A पर चार्ज निकाला, मतलब A पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमेशा याद रखना कि मैंने अभी तक कूलम्स लॉ के जितने क्वेश्चन कराए हैं, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, मैं नेगेटिव साइन कहीं पर भी नहीं लूँगा, हम मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे। तो अगर मेरे को A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसकी वजह से मैं A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ तो इस पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, तो इस फोर्स को आप बोल दीजिए E1। अभी मैं सिर्फ A की बात कर रहा हूँ, है ना? इस फोर्स को बोल दीजिए E1, इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोल दीजिए। फिर और कौन सा है भाई? पूरे के पूरे सिस्टम में 2 ही चार्ज है बस, एक +10⁻⁻8 और एक -10⁻⁻8। इधर मैंने क्या माना? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये क्या है? नेगेटिव है, तो E2 भी इसी डायरेक्शन में, भाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है? तो E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में। हाँ जी, E1 कैसे निकलेगा? 1/4πε0 10⁻⁻8 अपॉन 0.05 का स्क्वायर, ठीक है? E2 कैसे निकलेगा? 1/4πε0 10⁻⁻8 -10⁻⁸ मत ले लेना, ठीक है? नेगेटिव सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव इसकी तरफ। पॉजिटिव सिर्फ ये बताने के लिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। दोनों को ऐड कर देता है। ऐसे ही जब B पर निकालेंगे तो B का एक हिंट देखिए क्या है? ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, ज़्यादा वाले में से कम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है? आंसर दे रखा है, एक बार ट्राई करना, हो सकता है आपसे ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करना इसको, ठीक है? वो मैं बता दूंगा, अगर नहीं हो तो मैं बता दूँगा। ऐसे ही C पर निकालेंगे तो C पर निकालोगे तो इसकी वजह से ऐसे फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से क्या लगेगा? ऐसे, क्योंकि यहाँ पर अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो गया? 120 डिग्री। सफिशिएंट हिंट है इतना, ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा, ठीक है ना? बस वहाँ पर फोर्स निकाल रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है? करिएगा जरूर। नहीं समझ में आएगा तो आपके पास पुरानी वीडियो है, आज से मतलब पिछली वाली जो वीडियो है उससे पिछली वाली वीडियो में देख लेना, ये क्वेश्चन दे रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? चलिए जी फिर कर लेते हैं। और जो हाँ अच्छा, तो फिर एक बार प्लस एक बार माइनस लेना पड़ेगा, हाँ ठीक है ना? -4 तो -4/3 फिर तो इस साइड आ जाएगा। नहीं,
एक बार इधर एक्स स्क्वायर का तो एक्स हो गया और यहाँ दोगे प्लस माइनस 2 इंटू 2 माइनस एक्स। तो एक बार एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस एक्स, एक बार एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, जो पुराने जितने भी नोट्स हैं ना अभी तक जो पुरानी पीडीएफ्स हैं वो सब डिलीट कर देना, जो लेटेस्ट भेजी है वही है बस, है ना। मैं उसी में अपडेट कर करके डेली भेजूँगा। ठीक है, चलिए। थैंक यू Very सर। last one question.